नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 13 अक्टूबर के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। G20 समूह यानी ग्रुप 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है कि इसका गठन मुख्य रूप से 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। तो यह जो है संगठन खासकर आर्थिक संकट को देखते हुए किया गया था, तो यह कथन यहीं पर असत्य हो जाता है। दूसरा है, इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ, यानी यह जो G20 है इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ यानी विकासशील एवं विकसित देशों का यह समूह है, तो यह कथन एकदम सत्य हो जाता है। तीसरा है, G20 देश भूमध्य सागर में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करते हैं, यह भी कथन असत्य है। हाल ही में रूस को समूह से निष्कासित कर दिया गया था, यह भी कथन असत्य है। तो अतः आंसर क्या होगा? बी सही होगा। तो यह जो है G20 कंट्रीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, देख रहे हैं ना, रूस भी है, इस तरह से हमारा भारत भी है, इंडोनेशिया भी, तो यानी विकसित और विकासशील देशों का यह समूह है। तो इस तरह से द हिंदू में आई हुई खबर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान पर G20 नेताओं की असाधारण बैठक में कहा कि अफगानिस्तान को निर्बाध मानवीय सहायता और एक समावेशी सरकार यानी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की आवश्यकता है। तो G20 क्या है? यह 20 देशों का समूह है, यानी आर्थिक एवं वित्तीय कार्यसूची के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का यह मंच है। और यह 1999 में उन्नत एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक बर्लिन, जर्मनी में हुई थी। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। और इसका पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। और पहले यह 2 बार होता था, फिर इसको बाद में साल में 1 बार कर दिया गया। तो इस तरह से G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया ऊपर हमने दे ही दिया है, यानी G20 के देश कुल मिलाकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 90%, वैश्विक व्यापार के 80% और वैश्विक जनसंख्या के 2/3 भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो यह महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में PM गति शक्ति पद चर्चा में था, वह क्या निर्दिष्ट करता है? तो यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। तो यह कथन एकदम सही है, यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है। इस तरह से यह पहला ही कथन सत्य है। पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, यह भी नहीं होगा। महामारी से प्रभावित प्रवासी कामगारों के लिए आजीविका सृजन योजना, यह भी नहीं है। वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी, यह भी नहीं है। तो अतः उत्तर ए सही होगा। तो यहाँ पर भी द हिंदू में आई हुई खबर है, मोदी टू लॉन्च मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहीं से आपका उत्तर मिल जाता है। तो इस तरह से PM गति शक्ति योजना, इसके तहत रेल, सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला यह डिजिटल मंच है। और इसका उद्देश्य ही है कि जो है कार्य क्षमता को बढ़ाने में या उद्योगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में यह मदद करेगा। और इस तरह से 16 मंत्रालयों के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी और विशेषज्ञ यह काम करेंगे। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित एक नीतिगत दृष्टिकोण है, यह कथन एकदम सत्य है। और इस नीति के तहत उत्पादकों को उपभोक्ता उपयोग के बाद उत्पादों के उपचार या निपटान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है, यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा कथन है कि भारत इस नीति का विरोध करता है और यह यूरोपीय देशों तक सीमित है, यहीं पर यह कथन
असत्य हो जाता है। भारत इस नीति का सपोर्ट करता है, इवन इसके समक्ष ढेर सारी चुनौतियां हैं, तो यह जो है यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है। तो अतः उत्तर केवल 1 और 2 होगा, तो उत्तर बी सही है। तो यहां पर देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है, गवर्नमेंट अनाउंसेस प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग टारगेट्स। तो यह जो है द नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड टू कम इनटू फोर्स बाय 6 दिसंबर, यानी 6 दिसंबर तक यह आ ही जाएगा। तो यह विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व है क्या? तो यह जो है अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में, यह उत्पाद के पूरे जीवन चक्र में किसी उत्पाद से जुड़ी पर्यावरणीय लागतों को उस उत्पाद के बाजार मूल्य से जोड़ने की एक रणनीति है। और यह जो है ईपीआर की अवधारणा, जो ये कंसेप्ट है, ई अपशिष्ट नियम 2011 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 आदि में शामिल किया गया है। तो इस तरह से यह ईपीआर का जो अनुपालन में भारत के समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं, तो इसमें चुनौतियों में जैसे पहला दिया है कि उत्पादकों द्वारा उत्तरदायित्वों की आउटसोर्सिंग। तो यह जो है प्लास्टिक उत्पाद आयातक और ब्रांड के स्वामी अपने ईपीआर लक्ष्यों को उत्पादक दायित्व संगठनों को आउटसोर्स करते हैं, यानी PROS। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को यह आउटसोर्स करते हैं। हालांकि जो पीआरओ सामान्यतः किसी उत्पाद को भौतिक रूप से पुनः संग्रहित नहीं करते हैं और इसके बजाय प्रक्रिया को आर्थिक रूप से समर्थन प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से कई पीआरओज अनौपचारिक क्षेत्र अर्थात व्यक्तिगत कूड़ा बीनने वाले और प्रमुख संग्राहकों से अपशिष्ट को खरीदकर अपने लक्ष्य को पूरा करने का कार्य करते हैं। दूसरा है दायित्वों को सत्यापित करने के लिए तंत्र का अभाव है, जबकि 2016 के तहत अधिनियम ई अपशिष्ट नियम के तहत निर्माताओं के दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई भी तंत्र नहीं है। और अगला है अनौपचारिक क्षेत्र की उपेक्षा। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है, यानी इसके तहत अनौपचारिक रूप से पुनर्चक्रणकर्ताओं का औपचारीकरण करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया है। तो यह भी है। और अगला है सभी उत्पादकों की पहचान करना। तो भारत में एक अवैध बाजार की उपस्थिति और उत्पादकों के सत्यापन हेतु एक विशिष्ट तंत्र की कमी के कारण उन सभी उत्पादकों की पहचान करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। तो ये सब चुनौतियां हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। गैर यूरिया उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें किसके द्वारा अनुमोदित की जाती हैं? तो वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, कृषि मंत्रालय या आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो यह जो है आंसर इसका डी होगा। यह भी द हिंदू में आई हुई खबर है, गवर्नमेंट नोड फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो यहाँ पर दिया गया है कि सरकार ने फॉस्फेटिक पोटास उर्वरकों पर 28,655 करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा की, ताकि रबी की बुआई के सीजन में किसानों को यह पोषक तत्व सस्ती कीमत पर मिल सकें। तो भारत में जैसे 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। तो यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो यही उत्तर हुआ कि नहीं आपका? तो यह 2021 यानी अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए P&K उर्वरकों के पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, जिसे NBS दरों को मंजूरी दे दी है। तो यह जो है यहाँ पर देख रहे हैं ना, नाइट्रोजन के तहत सब्सिडी, पोटास, फास्फोरस। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की चर्चा करेंगे, जो कि वर्ष 2019 में आया हुआ है। विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन, मतलब एक कथन इसमें सही नहीं है? दिया है विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। यही कथन सही नहीं है, क्योंकि प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं, यह कथन सही है। किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत किया जा सकता है, यह भी कथन सही है। पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है, यह भी सही है। अतः ए आंसर होगा, यही कथन सही नहीं है। विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के डीएनए
भिन्न भिन्न होते हैं, अतः विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए किए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्रों की रचना नहीं की जा सकती है, जबकि यह कह रहा है कि रचे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। आज का तथ्य है कुनमिंग जैव विविधता कोष। तो यह कुनमिंग कहाँ है? चीन में है यह शहर। तो चाइना लॉन्चेज बायोडाइवर्सिटी फंड। तो यहाँ पर हम जैव विविधता की बात करेंगे। तो कुनमिंग जैव विविधता कोष है क्या? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने महत्वाकांक्षी व्यवहारिक संतुलित वैश्विक पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों का आह्वान करते हुए विकासशील देशों में जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करने के लिए 23.3 करोड़ के जैव विविधता कोष की घोषणा की है। तो इस तरह से दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक बीजिंग ने हाल के वर्षों में जैव विविधता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रमुख भूमिका निभाने की मांग की है। तो यह जो है कुनमिंग में पौधों, जानवरों और परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा पर 2 भाग के शिखर सम्मेलन के लिए यहाँ पर 195 देशों के प्रतिनिधियों के रूप में लोग एकत्र हुए थे। तो शिखर सम्मेलन का लक्ष्य है 2030 और 2050। और इसी में एक और जो है प्रमुख प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है, वो है 30x30, यानी एजेंडा जो 2030 तक पृथ्वी की भूमि और महासागरों की संरक्षित स्थिति को 30% तक वहन करेगा। यानी 2030 तक लगभग 350 अरब डॉलर सालाना और 2050 तक 536 अरब डॉलर तक पहुंचने की जरूरत है प्रकृति को बचाने के लिए। और यहीं पर थोड़ा सा जैव विविधता के बारे में जान लीजिए कि जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है जो कि प्रजातियों के बीच और उनकी पारितंत्र की विविधता को भी समाहित करती है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्टर जी रासन ने 1985 में किया था। यह 3 प्रकार की होती है: आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय जैव विविधता, पारितंत्र जैव विविधता। तो यहाँ पर तीनों के बारे में हमने दिया है। तो इस तरह से आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।